हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो कैपिटल बजटिंग में अलग अलग मेथड्स हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला मेथड होगा पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली दिस इज़ वन वेरी सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन। एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसका डिसीजन बना लेते हैं। तो पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। पे बैक पीरियड इज़ द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर किसी बिज़नेस में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट चाहे कितने भी अमाउंट हो, उस इन्वेस्टमेंट को हमें रिकवर करने के लिए या फिर उस इन्वेस्टमेंट को हमें वापस लेने के लिए कितना समय लगेगा, उसको कहा जाता है पे बैक पीरियड। तो इट इज़ देयरफॉर द कैन बी लुक्ड अपॉन एज द लेंथ ऑफ टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ प्रपोजल टू ब्रेक इवन ऑन इट्स नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उस नेट इन्वेस्टमेंट को हम कितने समय में अचीव करेंगे या फिर नेट इन्वेस्ट के बारे में हम कितने समय में ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे, उसको कहा जाता है पे बैक पीरियड। और उस पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स होती हैं। इन दैट पर्टिकुलर मेथड हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि जो हमारा एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा है फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, वो इक्वल है या अनइक्वल है। तो जब एनुअल कैश इनफ्लो इक्वल होता है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला है पे बैक पीरियड इक्वल्स CF0 अपॉन CFN। तो यहाँ पे CF0 और CFN का मतलब क्या है? CF0 का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी भी बिजनेस में हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है उसको कहा जाएगा CF0। और CFN का मतलब होता है एनुअल इक्वल कैश इनफ्लो। मतलब हर साल हमें कितना इक्वल पैसा मिलेगा। इसका अगर एक एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ये दिख रहा है हमें। और हर साल एनुअल कैश इनफ्लो कितना है? तो है 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। तो ये जो कैश इनफ्लो है, ये कैश इनफ्लो इक्वल है। मतलब हर साल हमें 20,000 रुपये ही मिलेंगे। तो जब ये इक्वल कैश इनफ्लो हमें मिलता है, हमें एग्जांपल में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ये फार्मूला यूज़ करेंगे CF0 अपॉन CFN। लेकिन मार्केट में ये सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेगी, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड वी कैन से। मतलब होता क्या है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी होती है? डायनामिक होती है। कुछ साल हो सकता है हमें ज़्यादा इनफ्लो मिले, कुछ साल हो सकता है हमारा इनफ्लो कम हो जाए कैश इनफ्लो का। तो उस सिचुएशन में हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मार्केट तो डायनामिक ही होता है। तो उस डायनामिक मार्केट में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करके हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड में सेकेंड फार्मूला आएगा व्हेन द एनुअल कैश इनफ्लो आर अनइक्वल। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां में हर साल हमें अलग अलग अमाउंट मिलती है। तो सी द फार्मूला पे बैक पीरियड इक्वल्स मिनिमम फुल और होल ईयर्स रिक्वायर्ड प्लस रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये फार्मूला हमें यूज़ करके हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका यूज़ कैसे करना है, इसका मतलब क्या होता है, हम इसको डायरेक्टली एग्जांपल्स में समझेंगे। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है यहाँ पे। व्हेन द पे बैक पीरियड इज लोअर द पे बैक पीरियड, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एंड हायर द पे बैक पीरियड, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। जब पे बैक पीरियड हायर होगा तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, और जब पे बैक पीरियड लोअर होगा तब हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ये दो ही क्राइटेरिया बनते हैं। और यहाँ पे हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बैक पीरियड के देखने पड़ेंगे। एक्चुअली दिस पर्टिकुलर मेथड ये बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन के लिए। दो फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है, यूज़ करके हम डायरेक्टली पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जो फार्मूला है ये हमें लिक्विडिटी बताता है, मतलब कंपनी में कितना पैसा कब आएगा।
ओके, और हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हम कितने समय में रिकवर कर पाएंगे। ये सिर्फ हमें लिक्विडिटी बताता है और ये बताता है हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका ब्रेक इवन कब मिलेगा, मतलब कितने टाइम पे हम उस ब्रेक इवन को अचीव करेंगे। तो ये जो सारे मेरिट्स हैं, इसके अलावा इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। क्या डीमेरिट्स हैं? सबसे पहला, ये सिर्फ हमें कैश इनफ्लो बताता है। ये मेथड हमें प्रॉफिटेबिलिटी उस प्रोजेक्ट की नहीं बताता है। ये सिर्फ हमें बताएगा कि हमने जो इनिशियल में इन्वेस्टमेंट किया था, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया था, वो कितने समय में हमें वापस मिलेगा, लेकिन ये प्रॉफिट कितना होगा ये चीज़ बताता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। इसके अलावा ये जो मेथड है, ये मेथड सिर्फ रिकवरी का मेथड है। रिकवरी किस चीज़ की? तो जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उसकी रिकवरी। और ये मेथड क्या करता है? सैल्वेज वैल्यू, मतलब जो सैल्वेज वैल्यू होता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हमारे पास जो हमने एसेट में इन्वेस्टमेंट किया था उसका कुछ ना कुछ वैल्यू बचता है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, यहाँ पे उसको ध्यान नहीं दिया जाता। और एक चीज़ यहाँ पे इग्नोर होती है, वो है टाइम, मतलब समय के साथ पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ये फार्मूला या फिर ये मेथड इग्नोर करता है, तो इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। और जनरली हम जब प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं उसमें ये मेथड बहुत ही कम यूज़ किया जाएगा। उसके अलग अलग मेथड्स हैं, दैट मेथड्स वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। तो अभी समझने के लिए हम जाते हैं पेबैक पीरियड के कैलकुलेशंस में। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पेबैक पीरियड, और हम यहाँ पे सिचुएशन ले रहे हैं जब कैश इनफ्लो हमारा इक्वल होगा, मतलब हर साल हमें इक्वल पैसे मिलेंगे। तो लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। सी द एग्जाम्पल। ABC Manufacturing is considered purchasing a new machinery to increase the production efficiency. The initial investment of the machinery is $120,000. The company expects the machinery to generate additional annual cash inflow of $24,000. Calculate the payback period for this investment. How many years it will take for the company to recover the initial investment from the cash inflows, मतलब कैश इनफ्लोज से कंपनी को वो जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हैं। पहला दिया हुआ है हमारा हमारा इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो है $1,20,000, और दूसरी चीज़ दी है हर साल हमें इक्वल कैश इनफ्लो मिलेगा एंड दैट इज़ $24,000। तो अब इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? CF0/CFN। CF0 का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1,20,000, और CFN का मतलब होता है एनुअल कैश इनफ्लो, और वो कैश इनफ्लो है $24,000। तो बहुत ही सिंपल है, $1,20,000 डिवाइडेड बाय 24,000, तो हमें पेबैक पीरियड मिलेगा 5 ईयर्स। तो इस केस में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए हमें 5 साल लगेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं बता पाते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 2 है। पेबैक पीरियड लो है तो एक्सेप्ट करो, पेबैक पीरियड हायर है तो रिजेक्ट कर दो। यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई गई है कि जो प्रोजेक्ट है वो कितने साल चलेगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ही बता पाते हैं, उसका पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड इन दिस केस इज़ 5 ईयर्स। 5 सालों में हम हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे। देन उसके बाद है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पेबैक पीरियड व्हेन द कैश इनफ्लो इज अनइक्वल और अनइक्वल कैश इनफ्लो। सी द एग्जाम्पल गिवन हियर। अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट that requires an initial investment of 50,000 rupees. The expected cash flows from the project over the next 5 years are as follows. यहाँ पे जो कैश इनफ्लो दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 12,000, थर्ड ईयर में 15,000, फोर्थ ईयर में 18,000, फिफ्थ ईयर में 20,000। मीन्स ये जो हमारा कैश इनफ्लो है वो अनइक्वल है। तो सबसे पहले जब भी हमें एग्जांपल दिया रहेगा हमें एक चीज़ देखनी है कि कैश इनफ्लो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। इन दिस केस कैश इनफ्लो इज़ अनइक्वल। जब कैश इनफ्लो अनइक्वल होता है तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो लेट्स गो टू द कैलकुलेशन एंड सॉल्विंग द एग्जाम्पल। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमने पहले कॉलम में रखा है ईयर 1 2 3 4 5, एनुअल कैश इनफ्लो जो हमें दिया हुआ है 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 सेकेंड कॉलम में हमने रखा है, और थर्ड कॉलम में हमने कैलकुलेट किया है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 10,000, 22,000। मतलब क्या है, पहले जो 10,000 रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, फिर 12,000 ऐड हो जाएगा वो बनेगा 22,000, फिर 15,000 ऐड होगा 37, फिर 18,000 ऐड होगा 55, फिर 20,000 ऐड होगा 75,000। तो हमें ये मिला क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। नाउ वी विल गो टू द फार्मूला। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला। क्या है फार्मूला? मिनिमम होल ईयर्स रिक्वायर्ड प्लस रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हमें देखना है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज वी कैन से 50,000। तो 50,000 हमें कम से कम कितने साल लगते हैं 50,000 को रिकवर करने के लिए, यह हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो सी हियर इन दिस केस थर्ड ईयर में हमारे पास आ रहे हैं 37,000 और फोर्थ ईयर में हमारे पास आ रहे हैं 55,000। मतलब कम से कम पूरे साल कितने लगेंगे? 3 साल लगेंगे। अगर 4 साल लेंगे तो हमारा जो अमाउंट होगा वो एक्सीड हो जाएगा हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा है कितना है 50,000 रुपीज़। तो 3 साल, कम से कम 3 साल लगेंगे, और हमारा पे बैक पीरियड क्या रहेगा? ये 3 और 4 साल के बीच में कहीं पे रहेगा। तो कम से कम कितने साल लगने वाले हैं? 3 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लेंगे मिनिमम होल ईयर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 3 प्लस रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिकवर्ड। यहाँ पे क्या आएगा? 3 सालों में हम कितना अमाउंट कवर कर लेंगे? 37,000। तो 50,000 हमारा इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 37,000 हमने 3 सालों में कवर कर लिया, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है? वो रहेगा 13,000। 13,000 रुपये हमें फोर्थ ईयर में रिकवर करने हैं। तो ये हमने लिया रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर मतलब 3 साल में हमने 37,000 रिकवर कर लिए, फोर्थ ईयर में हमारे पास कितना पैसा आएगा? तो फोर्थ ईयर में ये हमें 55,000 नहीं लेना है, क्योंकि 55,000 क्यूमुलेटिव है। तो फोर्थ ईयर में हमारे पास आएगा 18,000। तो उस साल का फोर्थ ईयर का जो कैश इनफ्लो रहेगा वो हमें लेना है। तो वो रहेगा 18,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 मंथ से, पूरा 13,000 डिवाइडेड बाय 18,000 को। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें वैल्यू मिलेगा 3 ईयर्स प्लस 9 मंथ्स। ये जो हमने सॉल्व किया 13,000 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 12, इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेट 9। तो इसको हम कहेंगे 9 मंथ्स। सो जो हमारा पे बैक पीरियड होगा दैट इज़ 3 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। तो हमारा प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा? 5 साल चलेगा। 3 ईयर्स एंड 9 मंथ्स में हम हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे। तो इन दिस केस वी कैन से दैट वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि जितनी हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उससे कम जो है हमारा पे बैक पीरियड है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया लोअर द पे बैक पीरियड, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इस केस में पे बैक पीरियड कम है, तो हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। So this is how we can calculate the payback period when the cash inflows are equal and when the cash inflows are unequal. तो यहाँ पे हमने पेबैक पीरियड को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो इसका मेथड रहेगा वो है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। उसको हम अगले लेक्चर में या फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। वी विल स्टॉप हियर। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको लगता है कि आगे इससे अच्छे वीडियो आने चाहिए रिलेटेड टू कंटेंट, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।